मधु अपने पति विपिन से बहुत प्यार करती थी और उन दोनों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के बाद विपिन एक जूस की दुकान खोलता है। दुकान कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी। विपिन काफी परेशान होकर घर आता है। विपिन को परेशान देखकर मधु कहती है, क्या हुआ विपिन, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मुझे भी पता है शादी के बाद हमें कितनी परेशानियां हो रही हैं। मधु, कहीं हमने शादी करके कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो विपिन तुम? कोई गलत कदम नहीं उठाया है हमने। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि प्यार करना कोई गलती है जो हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हो और मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हमारा काम भी सही नहीं चल रहा है जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास, तो तुम भी तो अपना सब कुछ छोड़कर आए हो ना। हम दोनों ने जो भी किया वो सिर्फ हमारे लिए किया है, और हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है ना। आज काम नहीं चल रहा तो जरूरी नहीं है कि आगे भी काम न चले। हमें बस हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं हार गया मधु, मैं हार गया। मुझे लगा था कि हम दोनों की शादी होगी तो हम बहुत खुश रहेंगे, साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ? अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। मुझे कभी उदास होने का एक मौका तक नहीं दिया तुमने। सच कह रही हो मधु, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। जब भी मैं हार जाता हूँ या हार मानता हूँ तुम मेरा सहारा बनती हो, मुझे हौसला देती हो, और कभी मुझे हार भी मानने नहीं देती। अरे जब हम हार मान ही नहीं सकते हैं तो मैं कैसे बोल दूं कि हम हार गए हैं? हमारे लिए हमारी जीत ही हमारा प्यार है। और अब तुम बिल्कुल ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मधु हमेशा विपिन को समझाती है, उसे हौसला देती है। दोनों में ऐसे ही हमेशा प्यार बना रहता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मधु अपने मोहल्ले वालों की बात सुनकर विपिन के पास जाती है और विपिन से कहती है, विपिन, हमारे मोहल्ले से काफी लोग बनारस घूमने जा रहे हैं, हम भी चलते हैं ना? शादी के बाद से तो हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, और बनारस कितनी अच्छी जगह है, मंदिर भी चलेंगे वहाँ के। मधु, तुम तो जानती हो ना कि काम सही से चल नहीं रहा है। अगर हम घूमने गए तो कई दिन लग जाएंगे उसमें, और दुकान भी कई दिन बंद रहेगी, जिसके कारण जो ग्राहक हमारे हैं वो भी चले जाएंगे हाथ से। देखो मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या दुकान की वजह से अब हम कहीं घूमने भी नहीं जा सकते? तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें घूमने जाने का इतना मन कर रहा है तो तुम मोहल्ले वालों के साथ चली जाओ और जाके घूम के आओ। मैं यहाँ दुकान देख लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकती हूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। चलो ना विपिन, तुम भी मेरे साथ चलो। मधु, तुम तो जानती हो ना, हमने अभी अभी नई दुकान खोली है, और अगर वो कुछ दिन भी बंद हो जाएगी तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा घूमने जाने का मन है तो तुम चली जाओ। क्या पता भगवान चाहे तो कुछ दिनों के बाद हम दोनों मिलके साथ में जाए। क्यों, ये तो हो ही सकता है ना? हाँ तुम सही कह रहे हो। अभी मैं चली जाती हूँ मोहल्ले वालों के साथ। मधु अपने मोहल्ले वालों के साथ बनारस घूमने चली जाती है। तभी मधु की पड़ोसन विमला मधु से कहती है, अरे मधु बेटा, कितनी गर्मी हो रही है, वो देख वहाँ एक शेक वाला है, चल चलकर ठंडा ठंडा शेक पीते हैं। इस गर्मी में शेक पी के तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ विमला आंटी, चलो चलते हैं। आप कौन सा शेक पियोगी? मैं तो बस मैंगो शेक ही पीती हूँ, बाकी शेक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। क्या आंटी, आप भी ना, आप बनारस शहर में आई हो तो बनारस का मशहूर शेक पियो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना कुछ भी ऐसा वैसा, मैं तो बस वही पीऊंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तू पी यहाँ का। हाँ मैं तो वही पीऊंगी जो यहाँ मशहूर हो। विमला और मधु दोनों शेक वाले के पास जाते हैं, जहाँ मधु बनारस का मशहूर पान शेक पीती है। वाह आंटी, ये शेक तो बहुत अच्छा है। अब समझ आया भैया क्यों कह रहे थे यहाँ का मशहूर शेक है। 2 दिन बनारस घूमने के बाद दोनों बाकी सबके साथ अपने शहर आ जाते हैं। मधु अपने घर जाती है तो देखती है कि विपिन बुखार में कांप रहा था। अरे तुम्हें तो इतना तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं वहाँ आराम से घूम रही थी और तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हारा इतना मन था घूमने का तो मैंने सोचा तुम्हें बताना नहीं चाहिए। अब तुम चुप हो जाओ, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मधु विपिन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि विपिन को टाइफाइड हो रखा है। विपिन अब घर पर ही आराम कर रहा था। कई दिन हो गए थे, अब बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब तो सारे पैसे भी खत्म होने वाले हैं। विपिन की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं हुई है कि वो काम पर चले जाए। ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा? मधु,
तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कल से दुकान चला जाऊंगा। तुमसे मैंने बोला है ना कि तुम बस आराम करो, पहले ही इतनी तबीयत खराब है। आए बड़े कल से काम पर जाने वाले, अब से मैं जाऊंगी जूस की दुकान पर, मैं ही दुकान लगाया करूंगी अब से। मधु अब दुकान जाने लगती है और दुकान में बस जूस ही नहीं, काफी शेक, खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी रखती है। ठीक ठाक दुकान चलने भी लगती है। दुकान तो हमारी बस आम दुकानों की तरह ही चल रही है, मुझे कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा जिससे हमारी दुकान की एक अलग ही पहचान हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए। अरे हाँ, याद आया, मैं बनारस गई थी तो मैंने पान शेक पिया था। मैं यहाँ भी लोगों को पान शेक ही पिला सकती हूँ। जब मुझे इतना पसंद आया तो लोगों को भी आएगा, यही सही रहेगा। मधु अब अपनी दुकान में पान शेक भी बेचने लगती है। काफी लोगों को मधु का बनाया बनारस का पान शेक काफी पसंद आ रहा था। ऐसे ही एक दिन मधु की दुकान पर एक लड़की आती है। मैंने सुना है आपकी दुकान पर बनारस का पान शेक काफी फेमस है। जी बिल्कुल, अब तक तो सभी लोगों को पान शेक काफी पसंद आया है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? बनारस का पान शेक? ओ नहीं तो क्या, मैं यहाँ बनारस का पान शेक ही पीने तो आई हूँ। मधु जल्दी से उस लड़की को पान शेक बना कर देती है। वो लड़की पान शेक ट्राई करती है तो उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। आप कैसे बनाती हो ये? सॉरी मैडम, मैं आपको नहीं बता सकती कि हम कैसे बनाते हैं। अब हमारी दुकान पर सबसे ज्यादा इसी की ही डिमांड रहती है। अगर यही हर जगह मिलता रहेगा तो यहाँ कम लोग ही आएंगे ना। आप तो काफी समझदार हो। वैसे मेरा भी काफी बड़ा रेस्टोरेंट है, मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए पान शेक चाहिए, तो आप अगर दोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। जी बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मधु काम को लेकर काफी खुश थी क्योंकि काम अब काफी अच्छा चल रहा था। विपिन की भी अब तबीयत ठीक हो गई थी और एक दिन विपिन मधु के साथ ही दुकान पर जाता है, जिसकी पूरी काया पलट हो चुकी थी। ये सब देखकर विपिन भी चौंक जाता है। अरे मधु, हमारी दुकान तो पूरी तरह से बदल चुकी है और यहाँ जूस के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलती है और लोगों को ये तुम्हारा पान शेक बहुत पसंद आ रहा है। इससे पहले कभी इतने लोग हमारी दुकान पर नहीं आए। मैंने कहा था ना, समय सब कुछ ठीक कर देगा। और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि मैं बनारस जाऊं और वहाँ का खास बनारस का पान शेक पी कर आऊं। उसकी वजह से मैंने यहाँ काफी सारे ग्राहक बना लिए हैं और हमारी चीजें क्लब, बड़े होटल और कैफे में भी जाती हैं। लोग सच कहते हैं, औरत लक्ष्मी का रूप होती है। जब कुछ नहीं था मेरे पास तब भी तुम मेरे साथ थी और आज सब कुछ है, वो भी तुम्हारी बदौलत। मैं तुम्हें पाकर ना बहुत धन्य हो चुका हूँ। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे साथ और मैं चाहूँगा हर जन्म में मुझे तुम्हारा साथ मिले। आज हमारी दुकान जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारी बदौलत है। अरे मेरी नहीं, हमारी। अब से मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ काम करूँगी, तुम्हारी मदद भी होगी और काम भी हो जाएगा। मधु और विपिन की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पर आ गई थी। कोमल हमेशा से ही एक डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा की अचानक मौत हो जाने से उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी और उसका ये सपना बस एक सपना बनकर रह गया। और अब पूरा दिन वो टीवी पर सावधान इंडिया ही देखा करती और ये देखकर एक दिन उसकी सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्या तू पूरा दिन ही देखती रहती है सावधान इंडिया और कुछ नहीं आता कि टीवी पर? जैसे सास बहू का कोई नाटक ही देख ले या फिर कोई कॉमेडी शो। अरे माँ जी, सास बहू और कॉमेडी शो में जो मजा नहीं है ना, वो मजा है सावधान इंडिया देखने में। इसमें जीवन में कौन अपना है और कौन पराया, इसका पता चल जाता है। अरे देखो तो, बात तो ऐसे कर रही है जैसे कितने लोगों ने इसे धोखा दे दिया हो। चल जल्दी से स्टार प्लस का लगा, मुझे गोपी बहू वाला नाटक देखना है। आज कोकिला गोपी को थप्पड़ मारेगी। नहीं माँ जी, मुझे ये वाला एपिसोड देखना है, इसमें अभी खूनी का पता चलने ही वाला है। बस इसके बाद आप देखते रहना जो आपको देखना है। अरे मुझे वो देखने दे पहले, वरना गोपी को थप्पड़ खाते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। इतना कहकर दोनों ही टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई करने लगते हैं और छीना झपटी में टीवी का रिमोट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर चारू कहती है, अरे नासपिटी, ये क्या कर दिया? टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? अब तक तो गोपी को कोकिला ने थप्पड़ भी मार दिया होगा। माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ। अगर आप जिद ना करती और मुझे सावधान इंडिया देखने देती तो रिमोट नहीं टूटता। अरे गलती तेरी है, तूने जिद की थी इसीलिए रिमोट टूट गया, समझी? इतना कहकर दोनों लड़ने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और उनका टीवी का रिमोट ठीक नहीं होता तो वो दोनों घर में बैठी हुई बोर हो जाती हैं और बिना सावधान इंडिया देखे कोमल का समय ही नहीं निकलता था। इसीलिए एक दिन कोमल पड़ोस की रोशनी के घर जाकर कहती है, अरे रोशनी दीदी, कैसे बाहर बैठी हो? लगता है घर का काम हो गया है आपका। हाँ सही समझी तू कोमल, अभी अभी घर का सारा काम करके हटी हूँ। तुम बताओ,
तुम्हारा कैसे आना हुआ आज हमारे घर? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारे टीवी का रिमोट टूट गया और अब घर में बोर हो रही हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरी सास कैसी सठियाई हुई है, उससे दिमाग मारना मतलब पत्थर से दिमाग मारने जैसा है, इसलिए थोड़ा सा बाहर निकल आई और कुछ दिनों से सावधान इंडिया भी नहीं देखा तो और ज्यादा अजीब लग रहा है। अरे अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे घर, मैं देखा लाती हूँ। हमारे घर टीवी बंद ही रहता है ज्यादा समय तक। तुम्हें देखना है तो देख लो सावधान इंडिया। अरे दीदी तुम कितनी अच्छी हो, चलो अब इतना कह ही रही हो तो देख लेती हूँ आपके घर में ही सावधान इंडिया। इतना कहकर कोमल रोशनी के कमरे में चली जाती है और बैठकर टीवी में सावधान इंडिया देखने लगती है। और यूं ही सुबह से शाम हो जाती है और कोमल वहाँ से हिलती भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर चारू कोमल का इंतजार कर रही थी कि सुबह की गई कोमल अब तक वापस क्यों नहीं आई। फिर वो बाहर जाकर कोमल को तलाशते हुए रोशनी को जाता देख उससे कहती है, अरे रोशनी जरा यहाँ आ तो। मैं पूछ रही थी कि मेरी बहू कोमल बाहर गई थी सुबह से, अभी तक आई नहीं है। तूने उसे देखा क्या? अरे आंटी जी कहीं क्या देखूं उसे, वो तो सुबह से मेरे घर में ही टीवी में चिपकी हुई है और सावधान इंडिया देख रही है। अरे वो तो थकी ही नहीं, पर मैं जरूर थक गई हूँ तो बाहर आ गई थोड़ा सा घूमने के लिए। अच्छा तो वो महारानी वहाँ बैठी है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ जाकर। इतना कहकर चारू रोशनी के साथ उसके घर जाती है। वो कोमल को टीवी से नजरें टिकाकर बैठे हुए देखकर कहती है, बहू तू यहाँ बैठी है, कम से कम मुझे बता कर तो जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रही है। मैं तुझे हर जगह कब से ढूंढ रही हूँ और तू मुझे कहीं मिली ही नहीं। वो माँ जी माफ करना, मैं तो बाजार ही जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में मुझे रोशनी दीदी दिख गई तो उनसे बात करने लगी और फिर टीवी देखने लगे हम दोनों। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अब घर चल, शाम हो गई है, खाना भी तो बनाना है ना और काम भी है घर में। वैसे मन तो नहीं है सावधान इंडिया को छोड़कर घर जाने का, पर कोई बात नहीं, बाकी का कल आकर देख लूंगी, है ना रोशनी दीदी? हाँ हाँ ठीक है, कल आ जाना। इतना कहकर दोनों सास बहू अपने घर वापस आ जाती हैं और कोमल की ये हरकत देखकर चारू कहती है, अरे बहू तुझे शर्म नहीं आई पड़ोसन के घर में सुबह शाम बैठकर टीवी देखने में? माँ जी टीवी देखने में कैसी शर्म, और आपको पता है बहुत अच्छा एपिसोड था, उसमें ना एक सास ने अपनी बहू को टीवी देखने की वजह से मार दिया था और बस उसका एंड होने ही वाला था कि आप आ गई मुझे बुलाने। अरे पागल, तुझे समझ भी आ रहा है? तूने आज ये क्या किया है? पड़ोसन के घर बैठकर टीवी देख रही है, वो भी पूरे दिन। शर्म नहीं आई अपनी सास की बेइज्जती करवाते हुए? अरे माँ जी आपको मुझसे जलन हो रही है ना कि मैंने टीवी देख लिया और आप नहीं देख पाई। हे भगवान, अब मैं इस बंद अक्ल को क्या समझाऊं? मेरी कोई भी बात इसके दिमाग में सीधी जाती ही नहीं है और देखने चल देती है सावधान इंडिया। इतना कहकर चारू घर में चली जाती है और अब कोमल को लगता है कि उसकी सास बिन बात के ही उसके पीछे पड़ी रहती है और वो मन में सोचती है, आजकल माँ जी मुझे बहुत उल्टा सीधा कहने लगी हैं, कहीं वो भी सावधान इंडिया वाली उस सास की तरह ही तो मुझे मारने की नहीं सोच रही ना, जैसे कि उसने अपनी बहू को टीवी देखने के चक्कर में मार दिया था। अब तो माँ जी से बचकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगली सुबह जब कोमल अपने कमरे में सो रही थी तभी उसके कमरे में किसी की दस्तक होती है और इस बात का एहसास कोमल को भी हो गया था कि उसके कमरे में कोई है। वो सोने का नाटक करती है, तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती है जिससे कि कोमल को लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वो एकदम से उठ जाती है और देखती है कि उसकी सास हाथ में डंडा लिए वहाँ खड़ी है और ये देखकर कोमल कहती है, ये क्या है माँ जी, आप मुझे मारना चाहती हैं? हाँ तूने सही कहा, मैं तेरी जान ले लूंगी। तुझे बहुत शौक है ना सावधान इंडिया देखने का, अब तू कभी नहीं देख पाएगी सावधान इंडिया। इतना कहकर चारू कोमल पर डंडे से वार कर देती है और उसको लगातार डंडे से मारती रहती है और कोमल जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी सास उसके सामने खड़ी थी, जो कि उसे नींद में चिल्लाते हुए देखकर कहती है, अरे ओ नालायक, क्यों नींद में इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या कहा नींद में? वो डंडा कहाँ गया और मेरे सर का खून? कौन सा डंडा, कौन सा खून, क्या बके जा रही है? जाकर घर का काम कर। तेरे बाप का घर नहीं है ये जो तू 11 बजे सोकर उठेगी और मैं तेरी आरती उतारूंगी। हाँ माँ जी आती हूँ। इतना कहकर चारू वहाँ से चली जाती है और कोमल खुद से बातें करते हुए कहती है,
अरे बाप रे, ये तो सपना था। लेकिन कहते हैं कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। जैसे शादी से पहले मैंने सपना देखा था कि मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, और सच में मेरी सास खड़ूस है। कहीं ये सपना भी सच ना हो जाए, बच कर रहना पड़ेगा अब तो। इतना कहकर कोमल उठकर मुंह हाथ धोने चली जाती है। लेकिन अब कोमल को यकीन होने लगा था कि उसकी सास उसे मारने की फिराक में है, और अब वो पल पल अपनी सास पर नजर रखती। एक दिन कोमल की सास किचन में सब्जी काट रही थी और कोमल कुछ बना रही थी। तभी चारू गुस्से में चाकू लिए कोमल की ओर बढ़ती है, और ये देखकर कोमल बहुत घबरा जाती है और कहती है, ये क्या, माँ जी तो सच में मुझे मारना चाहती है। अब मैं क्या करूँ? नहीं माँ जी, मैं आपको आपके इस गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कोमल चारू के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंकती है और चारू के एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। और ये देखकर चारू कहती है, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब तेरी खैर नहीं। माँ जी, मैंने तो आपको थप्पड़ ही मारा है, आप तो मेरी जान लेना चाहती थी, मुझे सब पता है। क्या कहा? तेरी जान लेना चाहती हूँ? पागल हो गई है क्या? सावधान इंडिया का तेरे सर पर भूत सवार हो गया है और तुझे मैं तेरी दुश्मन लगती हूँ? हाँ, सही कहा आपने। मैंने देखा था सावधान इंडिया में सास ने अपनी बहू को ऐसे ही चाकू से मारा था, और अब आप भी मुझे ऐसे ही मारना चाहती हो। तू पागल हो गई है क्या? मैं तो वो प्याज काटने के लिए लेने आई थी जो तेरे पास रखी है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी सास को एक खूनी समझ लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दो। लगता है सच में सावधान इंडिया देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज के बाद मैं कभी नहीं देखूंगी सावधान इंडिया। निहारिका अपने ससुराल में कदम रखती है। उसकी ननद मानसी उसका स्वागत करती है और सास माया उसको बड़े प्यार से घर के अंदर लाती है। जिसके बाद निहारिका कहती है, माँ जी, आपने और मानसी दीदी ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। देखना, मैं इस घर को इतने प्यार से संभाल के रखूंगी। बस बहू, तेरा ही आसरा है हमें, क्योंकि तेरी ननद की कुंडली में यही लिखा है कि जब उसकी भाभी आएगी तभी उसकी शादी के योग बनेंगे। अच्छा माँ जी, ऐसी बात है। वैसे मैं इन कुंडली वगैरह को नहीं मानती, लेकिन आप कहती है तो देखते हैं। मैं आ गई हूँ इस घर में, अब मेरे आने के बाद क्या बदलता है। निहारिका के आने के अगले दिन उसके पति राघव को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, जिसके कुछ दिनों बाद माया अपने खानदानी पंडित को घर बुलाती है और अपनी बेटी मानसी की कुंडली एक बार फिर दिखाती है, जिस पर पंडित जी कहते हैं, अरे माया बहन जी, मैंने ऐसी कुंडली आज तक नहीं देखी। इतने उतार चढ़ाव तो पहाड़ पर नहीं होते जितने आपकी बेटी की कुंडली में है। क्या हुआ पंडित जी? ऐसा क्या है ननद जी की कुंडली में? माँ जी ने मुझे बताया था, आपने पहले कहा था भाभी के आने से कुंडली का दोष मिट जाएगा। अब क्या दिक्कत है फिर? हाँ पंडित जी, बताइए। बेटा, तुम्हारी ननद का अब सबसे बड़ा दोष ही तुम हो। मतलब अब तुम्हारी ननद की शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम उसके लिए एक ऐसा वरना ढूंढो जो 4 पैरों से चलता हो। 4 पैरों वाला वर? क्या मतलब है आपका पंडित जी? मैं किसी कुत्ते से शादी करूं क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझो। और ऐसे वैसे कुत्ते से नहीं, बल्कि उस कुत्ते से जिसे तुम्हारी भाभी ढूंढेगी। और हाँ, तुम्हारी बारात धूमधाम से आएगी, तब ही तुम्हारा दोष हटेगा और तुम्हारी शादी किसी इंसान से हो पाएगी। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। दीदी, आपकी शादी इंसान से ही होगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी इसका दोष तुम्हारी वजह से उतरेगा, और नहीं उतरा तो संकट तुम पर ही आएगा, वो भी मृत्यु का। इसीलिए तुम चाहो तो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी ननद की शादी करवा दो इंसान से। क्या मेरी जान जाएगी अगर उपाय नहीं हुआ तो? अब तो दीदी आपकी शादी होकर रहेगी कुत्ते से। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी। बहू, मैं भी अपनी बहू को खोना नहीं चाहती, इसलिए मानसी बेटा तैयार हो जा। बेचारे मानसी, उसके पास कोई और चारा नहीं बचता और अब निहारिका अपनी ननद के कुंडली का दोष मिटाने के लिए गली गली घूमकर एक सुंदर और सुशील और आज्ञाकारी कुत्ते की तलाश करती है और किस्मत से उसे एक कुत्ता मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर आती है और अपनी सास और ननद को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी, ननद जी कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं किसको लाई हूँ अपने साथ, नंदोई जी को। आओ मिलो अपने दामाद से। निहारिका की आवाज सुनकर मानसी और माया नीचे आते हैं और निहारिका को एक कुत्ते के साथ देखकर कहते हैं, बहू क्यों भौंक रही है? मेरा मतलब चिल्ला रही है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं?
ननन जी की कुंडली के दोष की वजह से मेरी जान अटकी पड़ी है। इसीलिए देखिए, मैं आपके दामाद और ननन जी के पति को ले आई हूँ। इसका नाम है काशी। ये हमारी 3 गलियाँ छोड़कर चौथी गली का कुत्ता है। बताइए दीदी कैसी लगी नंदोई जी? भाभी माना आपको मेरी कुंडली दोष से छुटकारा पाना है तो कम से कम कोई अच्छी ब्रांड वाला कुत्ता तो ले आओ। ये क्या गलियों के आवारा कुत्ते पकड़ के ला रही हो? हाँ, बोल तो आप ऐसे रही हो जैसे आपको कुत्ते के साथ जिंदगी बितानी है। बता दो बितानी है तो ले आऊंगी। भाभी आप भी ना, बहू जब इसे ले ही आई है तो कुछ खिला पिला दे, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा देंगे इसकी, ताकि कुंडली दोष खत्म हो तेरी ननद का। अब जिनका होने वाला पति हो वही कुछ खिलाए। निहारिका की बात सुनकर मानसी ना चाहते हुए भी उस कुत्ते की खातिरदारी करती है और पंडित जी से अगले 2 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकलवाती है। अब 2 दिन बाद जब बारात का समय होता है तो निहारिका अपने कुछ पड़ोसनों के घर उनको बुलाने जाती है और जब सब आ जाती है तो उन सब में से विमला नाम की एक औरत निहारिका से कहती है, अरे माया की बहू, तूने हमको क्यों बुलाया है? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मेरी ननन की शादी है और लड़के वालों की तरफ से कोई नहीं है, लड़का अकेला है। इसीलिए आप सब बाराती बनकर उनकी बारात में चल लीजिए। अरे रे, लड़का बेचारा अपनी शादी के दिन बिना परिवार के कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। कोई नहीं बहू, हम चल लेते हैं। कहाँ है लड़के का घर और नाम क्या है? बस चौथी गली का घर है, वहीं से आएगी बारात हमारे घर। चलिए, मैं भी बारात में आपके साथ आऊंगी। निहारिका सभी औरतों को साथ लेकर चौथी गली में जाती है, जहाँ वो उस कुत्ते काशी के पास रुक कर कहती है, लो आ गए लड़के के घर, अब इसको तैयार करके बारात निकालनी है। अरे बहू, लड़का कहाँ है और तू ये फुटपाथ पर हमको लेकर क्यों खड़ी हो गई है? ये रहा लड़का काशी। इस कुत्ते का नाम काशी है और इसकी शादी मेरी ननन से है। मेरी ननन की कुंडली में दोष है जिसे मैं उतार सकती हूँ उनकी शादी कुत्ते से करवाकर। इसीलिए अब चलिए, इनको तैयार करिए। हाय राम, कहाँ फंस गए? कुत्ते का रिश्तेदार बना दिया इस माया की बहू ने तो। बेचारी पड़ोसनी निहारिका की वजह से उन्हें एक कुत्ते को दुल्हा बनाकर तैयार करना पड़ता है और फिर उसकी बारात को धूमधाम से लेकर जाया जाता है। सारा मोहल्ला हंसता है ये सारा नजारा देखकर, लेकिन निहारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस अपनी ननद का दोष हटाना था ताकि उसकी जान न जाए। और वो काशी की बारात लेकर अपने घर आती है, जहाँ पंडित जी कहते हैं, वर को यहाँ बैठाइए। जाओ नंदोई जी, वहाँ जाकर बैठो, आपकी दुल्हन आती होगी। माया बहन, ये कैसी शादी करवा रही हो अपने बेटे की? अरे आज के समय में कौन मानता है कुंडली दोष? मुझे तो तुम्हारी बहू पर अचंभा है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपनी ननद की कुंडली दोष को सच मान रही है। जब अपनी जान पर बात आती है ना तो सब सच मानना पड़ता है। पंडित जी, आप मंत्र उच्चारण शुरू करिए। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं, जिसके बाद मानसी को नीचे लाया जाता है। मानसी अपने घर में इतने लोगों को देखकर सहम जाती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस घर में पहले तो माँ ही माँ थी जिनको इतना अंधविश्वास था, अब भाभी भी उनके साथ मिल गई। कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरी क्या हालत है, कितनी बदनामी होगी मेरी अगर मेरी कुत्ते के साथ शादी की वीडियो वायरल हो गई तो। मानसी ये सब बातें अपने मन में सोच रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तभी जब वो मंडप में आती है तो वहाँ मौजूद कैमरे वाला मानसी से कहता है, मैडम यहाँ देखिए जरा, और अपने सोने वाले पति को भी बोलिए जरा इधर देखे। मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मानसी बेचारी सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ निहारिका का पति राघव, जो शादी के अगले दिन ही काम से बाहर गया था, वो अपने घर आता है और घर में ये तामझाम देखकर और अपनी बहन को कुत्ते के साथ मंडप में बैठा देखकर कहता है, क्या हो रहा है ये यहाँ? मानसी, क्या है ये सब? अपने भाई को देखकर मानसी रो पड़ती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। साथ ही सब कुछ अपने भाई को बताती है, जिसके बाद राघव निहारिका को एक थप्पड़ मारकर कहता है, तुम इतनी अंधविश्वासी निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम माँ के अंधविश्वास को खत्म करो, लेकिन यहाँ तो तुम पर बात आई तो तुमने खुद ही विश्वास कर लिया। अरे अगर मेरी बहन की कुंडली में 1000 दोष भी हुए होते ना तो भी मैं उसकी शादी किसी कुत्ते से नहीं करवाता। और रही बात भाभी पर दोष आएगा तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देकर इसकी भाभी होने के हक से आजाद करता हूँ। नहीं राघव, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं?
मैं तो बस ननद जी की कुंडली का दोष हटाने के लिए ये सब कर रही थी। दोष उसकी कुंडली में नहीं, आप सबकी सोच में है। मेरी बहन का मजाक बनाने में लगे हो। ये सब अभी के अभी बंद करो, और पंडित जी आप दोबारा मेरे घर आए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। राघव अपनी बहन को इस ड्रामे से अलग ले जाकर संभालता है, जिसके बाद निहारिका और माया भी मानसी और राघव से माफी मांगते हैं और बहुत मिन्नतों के बाद राघव उनको दूसरा मौका देता है, जिसके बाद वो दोनों ही कभी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाते।